हे एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल रोशन शाह स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 10। तो चैप्टर नंबर 10 है आपका फिजिकल एजुकेशन का खेल कूद में परीक्षण तथा डोपिंग। तो ये जो चैप्टर है वो 3 टॉपिक में हम जानेंगे। सबसे पहला आपका टॉपिक रहेगा खेल प्रशिक्षण की अवधारणा। सबसे पहले आप जानोगे कि खेल प्रशिक्षण होता क्या है, उसका कॉन्सेप्ट समझोगे। उसके बाद उसके सिद्धांत। फिर हम बात करेंगे प्रशिक्षण भार, अधिक भार और अनुकूलन तथा पुनरावृत्ति। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे आपसे हमेशा टिप्पणी पूछी जाती है। फिर आपका लास्ट टॉपिक रहेगा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डोपिंग की अवधारणा और उसकी हानियाँ। तो इस प्रकार से ये जो पूरा चैप्टर है उसमें 3 टॉपिक लगे हुए हैं जो काफ़ी ज़्यादा इजी है। सबसे पहला जो टॉपिक है आपका वो है प्रशिक्षण की अवधारणा। तो इसमें आप लोगों को बताना है कि प्रशिक्षण की अवधारणा या कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो प्रशिक्षण किसी कार्य की तैयारी की दीर्घकालीन प्रक्रिया है। यानी कि प्रशिक्षण प्रशिक्षण का अगर हम इंग्लिश में बात करें तो ट्रेनिंग ट्रेनिंग जो होता है किसी भी कार्य की तैयारी दीर्घकालीन प्रक्रिया होती है। यानी कि आप लोग को कुछ भी काम करते हैं, आपने देखा होगा एक लंबे समय तक जब आप किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं, ठीक है, चाहे वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर आपके पेपरों की तैयारी हो या किसी स्पोर्ट्स गेम की ही तैयारी क्यों ना हो, तो एक लंबे समय तक एक दीर्घकालीन तक की गई जो तैयारी होती है वो ट्रेनिंग कहलाती है। आपने देखा होगा ना, ट्रेनिंग साल 2 साल तक चलती रहती है। फिर उसके बाद कोई कंपटीशन होता है, उसके बाद कोई एग्ज़ाम होता है, तो वो तो 2 से 3 दिन एग्ज़ाम चलता है या केवल 1 महीने ले लीजिए कुछ एग्ज़ाम। लेकिन जो आपकी ट्रेनिंग है, जो आपने 2 से 3 साल ट्रेनिंग करी है, वो दीर्घकाल में जो आपने तैयारी करी है वो आपका प्रशिक्षण होगा। प्रशिक्षण के कुछ मूलभूत सिद्धांत भी हैं। जैसे आपने देखा होगा प्रशिक्षण में बस इनके नाम चेंज है, मतलब नाम थोड़े से मुश्किल है, बाकी जो अंदर का मैटर है वो बहुत ईजी है। जैसे पहला जो उसका सिद्धांत है वो है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता मतलब कंटिन्यूअसली किसी चीज़ को करना। तो प्रैक्टिस जो है वो एक ऐसी चीज़ है या फिर ट्रेनिंग जो होती है वो हमें कंटिन्यूअसली करते रहना चाहिए। तो ये जो सिद्धांत है वो बताता है कि प्रशिक्षण यानी कि जो ट्रेनिंग है वो नियमित रूप से की जानी चाहिए। नियमित रूप से यानी कि प्रतिदिन ट्रेनिंग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 1 दिन किया फिर 2 दिन का गैप लिया, उसके बाद तीसरे दिन से आप स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से नहीं, जो ट्रेनिंग होती है वो नियमित रूप से की जानी चाहिए। दूसरा जो सिद्धांत है वो है अतिभार का सिद्धांत। तो ये इस सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन शक्ति और सहन शक्ति बढ़ाने के लिए भार में समय समय पर वृद्धि करते रहना चाहिए। यानी कि अतिभार के सिद्धांत के अकॉर्डिंग अनुकूलन शक्ति में, और अनुकूलन मतलब जो आपकी अनुकूलन शक्ति होती है और जो सहन शक्ति होती है उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है, जो आपका भार है, कुछ भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें जो आप भार ले रहे हो, चाहे वो आपका साइकोलॉजिकल है, चाहे वो फिजिकल है, चाहे वो मेंटली है, ठीक है, तो इस भार में समय समय पर वृद्धि क्या करती है, वृद्धि करते रहना चाहिए ताकि आप स्ट्रांग हो सके, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बेटर हो सके। फिर आपका तीसरा सिद्धांत है व्यक्तिगत भेद का सिद्धांत। देखिए, व्यक्तिगत भेद का सिद्धांत जो होता है वो प्रत्येक खिलाड़ी में डेवलप होना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रत्येक खिलाड़ी की व्यायाम या प्रशिक्षण भार के प्रति अलग अलग सोच होती है, ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों को खिलाड़ियों की क्षमता को ध्यान में रखकर ही तैयार किया जाना चाहिए। तो इसके अब फर्स्ट सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत, अतिभार का सिद्धांत और व्यक्तिगत भेद का सिद्धांत। फिर बात करते हैं विशिष्टता का सिद्धांत। विशिष्टता का सिद्धांत से मतलब है कि ये जो सिद्धांत होता है वो किसी विशेष व्यायाम या कौशल में अच्छा होने के लिए किया जाता है, ठीक है, मतलब कोई भी, चाहे कोई स्पोर्ट हो गया है, चाहे वो कोई व्यायाम हो गया है या फिर कोई कौशल ही क्यों ना हो गया है, तो उसमें विशिष्टता प्राप्त करने के लिए किए जाने वाला जो व्यायाम होता है, जो कौशल होता है, तो इसके अंतर्गत क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि धावक को दौड़ने के द्वारा तथा एक तैराक को तैराकी के द्वारा ही प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। फिर आता है आपका सामान्य व विशेष तैयारी का सिद्धांत। ठीक है, ये एकदम सामान्य सिद्धांत है। सामान्य जो तैयारी होती है वो शरीर के संस्थानों और अंगों की क्रियात्मक जो क्षमता होती है, यानी कि जो फंक्शनल कैपेसिटी होती है, उसमें वृद्धि करती है और उसके बाद उन संस्थाओं और अंगों की ओर अधिक क्षमता को बढ़ाती है। इसे ही हम बोलते हैं सामान्य और विशेष तैयारी का सिद्धांत। फिर आता है आपका प्रगति कर्म का सिद्धांत। प्रगति कर्म का सिद्धांत के अकॉर्डिंग प्रशिक्षण के दौरान जो व्यायाम का भार धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए।
तो आपने देखा है ना, बहुत सारे ट्रेनिंग्स होते हैं, चाहे वो भार मैंने आपको बताया मानसिक हो या शारीरिक हो। तो कोई भी भार जो है वो हमें धीरे-धीरे बढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप एक साथ ही भार को बढ़ा देंगे, तो जो खिलाड़ी है, उस पे बहुत सारे उसके नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे, जिसके कारण वो ट्रेनिंग नहीं कर पाएगा। तो जो प्रगति क्रम का सिद्धांत है, वो बताता है कि जो प्रशिक्षण है, प्रशिक्षण के दौरान जो व्यायाम होते हैं, उनमें धीरे-धीरे भार को बढ़ाना चाहिए। अगर एकदम से या एक साथ आप भार बढ़ा देंगे, तो इसका जो प्रभाव है वो खिलाड़ी की परफॉर्मेंस पे पड़ेगा और कहीं न कहीं उसकी जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाएगी। ठीक है? फिर आता है आपका विविधता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि जो खिलाड़ी होते हैं, उनकी रुचि और अभिप्रेरणा जो होती है, वो अलग-अलग होती है। तो इस रुचि और प्रेरणा को बनाए रखने के लिए जो प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं, उसमें विविधता लानी चाहिए। ठीक है? ये नहीं कि एक ही जो ट्रेनिंग है, वो बहुत सालों से चलती आ रही है, तो आप उसको काफ़ी समय से, तो कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहना चाहिए, ताकि जो खिलाड़ी हैं, उनकी जो रुचि है और भी जो अभिप्रेरणा है, वो बनाई जा सके और उनका जो इंटरेस्ट है वो भी बना रहे। तो इस प्रकार से कुछ सिद्धांत हैं जो खेल प्रशिक्षण में के अंतर्गत आते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं प्रशिक्षण भार की। प्रशिक्षण भार देखिए बहुत सिंपल है, इसका अर्थ प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग, भार मतलब जो उसका भार होता है। तो प्रशिक्षण भार से मतलब है यानी कि ट्रेनिंग लोड। तो आपने देखा होगा कई बार ट्रेनिंग जब चलती है तो उस समय बहुत ज़्यादा लोड दे दिया जाता है। पहला मनोवैज्ञानिक और शारीरिक रूप से कि आपको ट्रेनिंग करनी है बिल्कुल भी। तो कभी आपने स्पोर्ट्स में हो गया, चाहे आप कोई क्लास ले रहे हो, कई बार आपका टेस्ट होता है, तो आपने नोटिस किया होगा कि बहुत ज़्यादा आपके ऊपर लोड पड़ जाता है। या फिर कोई आप ट्रेनिंग करते हैं तो भी आपके ऊपर साइकोलॉजिकल और फिजिकल जो भार होता है वो बहुत बढ़ जाता है। तो प्रशिक्षण भार वह मनोवैज्ञानिक और शारीरिक भार है जो एथलीट पर व्यायाम के माध्यम से डाला जाता है। तो आप बता सकते हैं कि जो प्रशिक्षण भार है वो मनोवैज्ञानिक और शारीरिक भार होता है जो एथलीट पर व्यायाम के माध्यम से डाला जाता है, क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स की, फिजिकल एजुकेशन की। तो आपको उसी के संदर्भ में बताना है कि प्रशिक्षण जो भार होता है वो मनोवैज्ञानिक और शारीरिक भार होता है जो एथलीट पर व्यायाम के माध्यम से डाला जाता है। और ये 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला सामान्य भार, फिर शिखर भार, उसके बाद तीसरा है अति भार। तो इस प्रकार से प्रशिक्षण भार के ऊपर अगर टिप्पणी आती है तो आप लोग यहाँ पे एक शॉर्ट नोट लिख सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है अतिभार। ठीक है? अतिभार यानी कि ओवरलोड। ठीक है? तो अनुकूलन शक्ति और सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए समय समय पर, ठीक है, अनुकूलन शक्ति और जो सहन शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए व्यायाम में समय समय पर वृद्धि करते रहना चाहिए। ठीक है? तो आपने देखा होगा अनुकूलन शक्ति और जो सहन क्षमता होती है उसको बढ़ाने के लिए समय समय पर जो व्यायाम होते हैं, ठीक है, उसका या जो प्रशिक्षण भार बढ़ा दिया जाता है। जैसे-जैसे प्रशिक्षण जो है वो आगे बढ़ता है, प्रशिक्षण भार भी व्यवस्थित रूप से बढ़ाया जाता है, ताकि जो एथलीट है वो उसे बढ़े हुए भार के अनुकूल हो सके। जै जैसे एथलीट प्रशिक्षण भार को अनुकूलित करने में सक्षम होता जाता है, उसका जो प्रदर्शन होता है वो भी बेहतर होता जाता है। लेकिन हमें यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो हम भार बढ़ा रहे हैं वो धीरे-धीरे हो। एक साथ नहीं कोई भी भार बढ़ा देना चाहिए। अगर हम एक साथ भार बढ़ा देंगे तो इससे क्या होगा, जो खिलाड़ी हैं उनमें बहुत अत्यधिक थकान हो जाएगी, वो खेल के प्रति अरुचिकर हो जाएंगे। फिर आप बता सकते हैं कि अति भार के कुछ लक्षण हैं, जैसे मांसपेशियों में लगातार दर्द, यानी कि जब आप अति भार कर लेते हैं, ओवरलोड जब हो जाता है, तो आपकी जो मसल्स हैं, आपकी जो मांसपेशियां हैं, उनमें अत्यधिक दर्द का आप अनुभव करते हैं। इसके अलावा चोट लगने की जो संभावना है वो भी अधिक हो जाती है, क्योंकि जब आप ओवरलोड रहते हैं, आपने एक लंबे समय तक ट्रेनिंग करी है, उस ट्रेनिंग में आपने अत्यधिक भार को जब आपने सहन किया है, तो उससे क्या हो गया है, आप लगातार थकान महसूस करेंगे। और जब आप थकान महसूस करेंगे तो आप कुछ भी करेंगे तो उसमें क्या होगा, आपका जो कॉन्सन्ट्रेट है वो नहीं बन पाएगा। तो उससे क्या होगा, चोट लगने की अधिक संभावना बनी रहेगी। इसके अलावा अवसाद, मानसिक तनाव और थकान इत्यादि जो है वो इसके लक्षण हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका डोपिंग। डोपिंग से क्वेश्चन 100% बनता है कि डोपिंग से होने वाली हानियों के बारे में बताइए
और डोपिंग का बेसिकली आपसे अर्थ भी एक मार्क्स में पूछा जा सकता है और उसके प्रकारों के बारे में। तो यहाँ से आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन और 2 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम डोपिंग के अर्थ को समझते हैं। देखिए, डोपिंग जो आजकल खेलों में प्रतिबंधित है, ठीक है? यानी कि डोपिंग का प्रयोग जो है वो खेलों में नहीं कर सकते हैं। तो जो डोपिंग होती है, वो किसी खिलाड़ी के द्वारा अपने प्रदर्शन में सुधार हेतु प्रतिबंधित पदार्थ या विधियों का अनुचित रूप से प्रयोग करना डोपिंग कहलाता है। यानी कि किसी खिलाड़ी के द्वारा अपने प्रदर्शन के सुधार में, ठीक है? अपने प्रदर्शन के सुधार के लिए जो प्रतिबंधित पदार्थ होते हैं, जिनको सरकार ने बैन किया होता है कि इन पदार्थों का यूज़ नहीं करना है, इन विधियों का यूज़ नहीं करना है, उन विधियों का प्रयोग करते हैं, ठीक है? उन विधियों का प्रयोग करना ही डोपिंग कहलाता है। तो आपको याद रखना चाहिए कि आप जानते हैं कि स्पोर्ट्स में बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसी बहुत सारी शारीरिक विधियाँ होती हैं, जिनके माध्यम से हम अपने प्रदर्शन लेवल को बढ़ा सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट द्वारा उनको प्रतिबंधित किया होता है। तो सरकार द्वारा या प्रतिबंधित जो पदार्थ होते हैं या प्रतिबंधित जो विधियाँ होती हैं, उनका अनुचित उपयोग करना ही डोपिंग कहलाता है। इसके अगर हम बात करें तो डोपिंग जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, ठीक है? सबसे पहली जो डोपिंग है वो है पदार्थ, जिसमें आप जानते हैं कि परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए कौन-कौन से ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है? फिर आता है आपका कुछ शारीरिक विधियाँ। तो आपको याद रखना है प्रदर्शन को बढ़ाने वाले ऐसे कुछ पदार्थ हैं जिसमें आपका उत्तेजक शामिल है, स्टेरॉइड शामिल है, बीटा 2 शामिल है, इसके अलावा डायूरेटिक्स शामिल है, नशीली दवाएँ शामिल हैं। और पेप्टाइड हार्मोन्स शामिल हैं। तो ये सभी जो पदार्थ हैं वो पहले प्रकार के अंतर्गत आएंगे जिसमें आपको पदार्थ का बताना है। तो उत्तेजक भी एक पदार्थ है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स भी एक पदार्थ है, बीटा 2 भी पदार्थ है, नशीली दवाएं भी एक पदार्थ हैं, बीटा ब्लॉकर्स भी पदार्थ हैं। तो इन सभी पदार्थों का जब जो खिलाड़ी होते हैं जब वो सेवन करते हैं तो इससे क्या होता है, इससे अलग अलग उनकी बॉडी पे प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण वो उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है? तो ये जो सभी पदार्थ हैं वो सरकार द्वारा प्रतिबंधित है। तो फिर भी अगर इनका कोई उपयोग करता है तो उसे डोपिंग कहलाते हैं। उसके बाद आता है आपका कुछ शारीरिक विधियाँ। शारीरिक विधियाँ यानी कि कुछ ऐसी शारीरिक विधियाँ भी हैं जो करके हम अपनी परफॉर्मेंस पे सुधार कर सकते हैं, जीत सकते हैं किसी भी गेम को। लेकिन गवर्नमेंट द्वारा इन गतिविधियों को स्पोर्ट्स में नहीं अलाउ किया जाता है, ठीक है? तो आप जानते हैं कि हर एक स्पोर्ट के कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस होते हैं। उसमें अगर हम बात करें कुछ सावधानियों की और जो बेसिकली खिलाड़ियों के लिए होता है तो उनके लिए यही होता है कि आपको डोपिंग से दूर रहना है, इन सारी चीज़ों को नहीं फॉलो करना है। तो आपने देखा भी होगा जो प्रतिभागी इनको उसको फॉलो करते हैं, वो कुछ ना कुछ समय बाद जब उसको पता चल जाता है कि उन्होंने इस गेम में डोपिंग का प्रयोग किया था, तो उसके बाद वहीं से उनका जो करियर है वो स्पॉइल होना स्टार्ट हो जाता है। फिर आप बता सकते हैं शारीरिक गतिविधियों में सबसे पहला है रक्त ब्लड डोपिंग। और जो ये रक्त ब्लड डोपिंग है वो भी 2 प्रकार की होती है। पहला है ऑटोलोगस, दूसरा है होमोलोगस। तो 2 प्रकार की ये डोपिंग है, ठीक है? ऑटोलोगस और होमोलोगस। फिर आता है आपका जीन डोपिंग। जीन डोपिंग जो है वो भी आगे हम विस्तार से समझेंगे इससे क्या होता है। तो इस प्रकार से डोपिंग का विभाजन 2 वर्गों में किया गया है, प्रदर्शन वाले पदार्थों में और शारीरिक विधियाँ। तो सबसे पहले हम समझते हैं जो प्रदर्शन को बढ़ाने वाले जो पदार्थ हैं। प्रदर्शन को बढ़ाने वाले पदार्थों में सबसे पहला है आपका उत्तेजक। उत्तेजक जो होती है वो ये ऐसी दवाई होती है जिनके सेवन से व्यक्ति जो होता है वो शारीरिक और मानसिक रूप से आक्रामक महसूस करता है। यानी कि इसके सेवन से जो व्यक्ति होता है, जो खिलाड़ी होता है वो आक्रामक महसूस करता है और इसका जो प्रयोग होता है वो थकावट का एहसास कम करने के लिए किया जाता है या बिल्कुल खत्म करने के लिए किया जाता है। तो जब आपकी बॉडी में बिल्कुल थकावट नहीं होगी तो इससे क्या होगा, आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। आप बिना थके किसी भी कार्य को जब करेंगे तो उसमें आपको जब किसी भी कार्य में थकान का अनुभव नहीं होगा तो आप उस कार्य में, उस खेल में आपके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये जो उत्तेजक पदार्थ होता है वो मुंह से स्प्रे के द्वारा लिया जाता है। फिर आता है दूसरा आपका एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का जो प्रयोग है वो कठिन प्रशिक्षण या फिर पुनः शक्ति प्राप्ति के उद्देश्य से किया जाता है,
ठीक है। कठिन प्रशिक्षण, कुछ ऐसे प्रशिक्षण होते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, ठीक है, जिनको करना बहुत मुश्किल होता है। तो वहाँ पे एनाबॉलिक स्टेरॉइड का प्रयोग किया जाता है, या फिर जब पुनः शक्ति प्राप्ति के लिए, ठीक है, जब आपको शक्ति की प्राप्ति करनी है, उस उद्देश्य से इसका प्रयोग किया जाता है। जब इसका प्रयोग करते हैं तो जो आपकी मांसपेशियाँ हैं उसके आकार में और शक्ति में वृद्धि होती है। और जब आपकी मांसपेशियाँ शक्ति और आकार में और शक्ति में जब वृद्धि होती है, तो इससे क्या होता है, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ होती है, आप और अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। फिर है आपका नशीली दवाएँ। आप जानते हैं कुछ ऐसी दवाएँ हैं जिनका उपयोग करके भी जो खिलाड़ी हैं वो अपने स्पोर्ट में अपने प्रदर्शन लेवल को बढ़ाते हैं। तो जो नशीली दवाएँ होती हैं, जिसमें आपका बता सकते हो हेरोइन, मैरीफ़ोन, या फिर और भी बहुत सारे ऐसे नशीले पदार्थ हैं जिनका उपयोग दर्द को कम करने के लिए किया जाता है और चिंता को कम करने के लिए किया जाता है। उसके बाद आता है आपका बीटा बीटा 2 एगोनिस्ट। तो ठीक है, तो इसका क्या होता है, इनका जो उपयोग होता है, मतलब जो बीटा 2 एगोनिस्ट है, इसका उपयोग जो है वो मांसपेशीय शक्ति को बढ़ाने में, और जो श्वसन जो शक्ति होती है, श्वसन जो क्रिया होती है, उसको बढ़ाने में, प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने में और पूर्ण शक्ति को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। फिर आता है आपका बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स जो होता है वो हृदय हृदय जो आपकी दर है, हृदय दर को और हाथों की कँपकँपी को मापने के लिए या उसको कम करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से ये सभी जो पदार्थ हैं वो पदार्थ जो है वो उस फर्स्ट पार्ट में आएँगे जिसमें आपको पदार्थों का ही उल्लेख करना है। तो उत्तेजक, एनाबॉलिक, स्टेरॉइड, पेप्टॉइड्स, हार्मोन्स, बीटा 2 एगोनिस्ट, उसके बाद नशीली दवाइयाँ, ये सभी के सभी बीटा ब्लॉकर्स, ये सभी पदार्थ हैं जिनका उपयोग जो है वो खिलाड़ी अपने प्रदर्शन लेवल को बढ़ाने में करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं शारीरिक विधियाँ, यानी कि कुछ ऐसी विधियाँ भी हैं जिनका उपयोग खिलाड़ी जो है वो स्पोर्ट्स के दौरान करते हैं, जिसमें पहला है ब्लड डोपिंग। देखिए, ब्लड डोपिंग जो है वो 2 प्रकार की होती है, ठीक है? और ब्लड डोपिंग आप जानते ही हैं कि लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि के लिए किए जाने वाली जो शारीरिक विधियाँ होती हैं, उन्हें हम ब्लड डोपिंग कहते हैं। तो आपको याद रखना है, ब्लड डोपिंग एक ऐसी डोपिंग होती है जिसमें हम लाल रक्त को जो कोशिकाएं हैं, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स जो है, जब उनकी संख्या को बढ़ा रहे हैं, तो इसकी संख्या को बढ़ाने के लिए 2 विधियां काम करती हैं। पहला है ऑटोलोगस, दूसरा है होमोलोगस। जो ऑटोलोगस विधि है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि ब्लड जो होता है, एक प्रतिभागी का कुछ मतलब जब भी कोई प्रतियोगिता होती है तो उस प्रतियोगिता में कुछ सप्ताह पहले ही किसी भी खिलाड़ी का जो रक्त होता है वो 2 यूनिट निकाल के बर्फ़ के रूप में जमा दिया जाता है, ठीक है? फिर जब प्रतिस्पर्धा होती है तो प्रतिस्पर्धा से 1 दिन पहले उस खिलाड़ी में जो वो ब्लड है, जमा हुआ ब्लड, उसे चढ़ा दिया जाता है। इससे क्या होता है, खिलाड़ी के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, जिसके कारण उनकी मांसपेशीय जो शक्ति है, उसको अतिरिक्त मांसपेशियों को अतिरिक्त ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, ठीक है? और इससे खिलाड़ियों के प्रदर्शन क्षमता में भी वृद्धि होती है। तो आपको याद रखना है, ऑटोलोगस जो ब्लड डोपिंग होती है, इसमें पहले एक ब्लड की कुछ यूनिट्स को निकाल के बर्फ़ में जमा दिया जाता है। उसके बाद किसी भी प्रतियोगिता से 1 दिन पहले उस ब्लड को उस खिलाड़ी में दोबारा से चढ़ा दिया जाता है। इससे उसकी जो रेड ब्लड सेल्स है उनकी संख्या बढ़ जाती है और उसकी मांसपेशियाँ जो है उनको अतिरिक्त ऑक्सीजन भी प्राप्त होती है। दूसरा है आपका होमोलोगस ब्लड डोपिंग। होमोलोगस जो ब्लड डोपिंग है, इसके क्या होता है कि मान लीजिए बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, तो उसमें क्या होता है, जो व्यक्ति होता है, एक खिलाड़ी के शरीर से ताज़ा रक्त लेकर दूसरे खिलाड़ी के शरीर में चढ़ा दिया जाता है। तो एक खिलाड़ी से ताज़ा रक्त लिया और दूसरे खिलाड़ी के शरीर में चढ़ा दिया गया, इसे हम बोलते हैं होमोलोगस ब्लड डोपिंग। तो आपको याद रखना है, जिसमें एक खिलाड़ी से दूसरे खिलाड़ी में चढ़ाया गया जो ब्लड है वो होमोलोगस के अंतर्गत आएगा, जिसमें बर्फ़ को जमा कर फिर उसको 1 दिन पहले जब उसको चढ़ाया जाता है तो वो ऑटोलोगस के अंतर्गत आएगा। अब हम बात कर लेते हैं जीन डोपिंग। जीन डोपिंग जो होता है वो एक नवीन पद्धति है, ठीक है, जो शारीरिक शक्ति को बढ़ाने
और मांसपेशियाँ तथा लिगामेंट्स आदि की चोटों की तेजी से मरम्मत करने के उद्देश्य से की जाती है। यानी कि जो ये जीन डोपिंग है वो एक ऐसी शारीरिक गतिविधि है जिसके अंतर्गत क्या होता है कि शरीर की जो शक्ति है उसको बढ़ाने में, मांसपेशीय शक्ति को बढ़ाने में, आपके जो लिगामेंट्स है अगर उनमें कोई चोट लगे तो वो जल्द से जल्द रिकवर हो सके, इस उद्देश्य से की जाती है। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है डोपिंग की हानियाँ। आप जानते हैं डोपिंग की बहुत सारी हानियाँ हैं, जिसमें से आप पहला बता सकते हैं कि स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब आप समझते हैं कि इतनी सारी जब चीज़ों का आप यूज़ करेंगे, ठीक है? आप ब्लड अपनी बॉडी, पहले आप ब्लड को जमा रहे हैं, फिर अपनी बॉडी में उसको चढ़ा रहे हैं, आप दूसरे का ब्लड अपनी बॉडी में वो कर रहे हैं। आप कुछ ऐसे पदार्थों का सेवन कर रहे हैं जो गवर्नमेंट द्वारा प्रतिबंधित है, क्योंकि वो आपके स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालता है। तो इससे क्या होगा, जब इनके प्रयोग से जो खिलाड़ी हैं उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और आप जानते हैं कि जो डोपिंग के पदार्थ होते हैं वो शरीर की वृद्धि की जो प्रक्रिया होती है उसको रोकने में उसको रोकते हैं। इसके अलावा जो नियमित डोपिंग से लीवर और हृदय को नुकसान पहुंचता है। कुछ डोपिंग पदार्थों के नियमित उपयोग से जो रक्त वाहिकाएं हैं उसमें रक्त का थक्का जम जाता है, ठीक है, यानी कि जो ब्लॉक्स होते हैं वो हो जाते हैं। इसके अलावा जो डोपिंग होती है, डोपिंग करने से नपुंसकता आती है और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो डोपिंग करने के बाद हमें फेस करनी पड़ सकती है। उसके बाद आता है आपका खेल भावना को प्रभावित करता है। देखिए, खेल भावना का जो अगर हम बात करें, जो खेल कार्यक्रम होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? मनोरंजन, स्वस्थता प्रदान करना, चरित्र निर्माण करना और ईमानदारी का अनुसरण करना। लेकिन जब खेलों में डोपिंग होती है तो इससे खेलों की जो भावना है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि लोग खेल को फिर अपना मनोरंजन का साधन नहीं बनाएंगे, चरित्र निर्माण का उसमें नहीं लगाएंगे। उनको क्या लगेगा कि हमें बस जीतना है, और जीतने के लिए वो सभी क्या करेंगे, किसी ना किसी गलत पदार्थ का उपयोग करके किसी भी गेम में जीत जाएंगे, जिससे क्या होगा, खेल के प्रति जो उनकी भावना है उस वो प्रभावित होंगी। इसके अलावा अनुचित खेल वातावरण बनता है। आप जानते ही हैं कि बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनका सेवन करने के बाद हम आक्रामक हो जाते हैं, स्ट्रेस फील करने लग जाते हैं, एकदम आवेश में आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे एक अनुचित एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट होता है, जो कि सही नहीं होता है, ठीक है? तो डोपिंग अनुचित खेल वातावरण बनाता है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि डोपिंग के कारण उन एथलीटों को भी नुकसान होता है जो डोपिंग गतिविधि में शामिल नहीं होते हैं। मान लीजिए कि कुछ लोग जो है वो डोपिंग कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रतिभागी हैं जो नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इससे उन खिलाड़ियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा जो डोपिंग में शामिल नहीं है, ठीक है? तो डोपिंग को ना करने वाले खिलाड़ी की अपेक्षा अनुचित लाभ उनको प्राप्त होता है। फिर आपका फोर्थ उसमें बता सकते हैं कि ड्रग्स के सेवन की आदत हो जाती है। जब आप किसी चीज़ को कंटिन्यूअसली लेते हैं, ठीक है? आप जानते हैं कि जब आप एक लंबे समय तक, तो इससे जो एथलीट होते हैं उन्हें ड्रग्स की आदत हो जाती है, ठीक है? तो आप बता सकते हैं कि जो एथलीट अपने खेल प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए नियमित रूप से डोपिंग का सहारा लेते हैं, वे भविष्य में भी ड्रग्स के आदी हो जाते हैं, यानी कि उनको वो ड्रग्स के एडिक्ट हो जाते हैं। उसके बाद संक्रमण, जब आप अपने शरीर में, ठीक है, अस्वच्छ विधियों या संक्रमण उपकरणों का प्रयोग करते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे आपको संक्रमण जो बीमारी है उनका होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, ठीक है? तो ऐसी बहुत सी घटनाएं प्रकाश में आई हैं जब डोपिंग के कारण एथलीट एड्स और हेपेटाइटिस बी या सी जैसी जानलेवा बीमारियों से संक्रमित हो चुके हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स कैरियर समाप्त हो जाता है जब भी हम डोपिंग की स्टार्टिंग करते हैं। आपने देखा होगा, नियमित रूप से डोपिंग लेना बहुत हानिकारक होता है, क्योंकि ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो आपके शरीर को आंतरिक रूप से खराब कर देते हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है कि जब आपका जो स्पोर्ट्स में कैरियर है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि स्पोर्ट्स में बरकरार रहने के लिए, उसमें अपनी एक्टिविटी को करने के लिए तो आपकी जो बॉडी है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन जब आप डोपिंग का उपयोग करते हैं खेलों में, तो आपकी जो बॉडी है उसकी जो क्षमता है धीरे धीरे डाउन होती जाती है। इससे क्या होता है, आपका स्पोर्ट्स में जो कैरियर है वो एक टाइम के लिए समाप्त हो जाता है। फिर लास्ट आप लोग बता सकते हैं कि शर्म और पश्चाताप, यानी कि जब ये सब होता है तो इससे क्या होता है कि आपको शर्म और पश्चाताप का महसूस होता है कि जब भी कोई एथलीट प्रतिबंधित दवाओं या विधियों का सेवन करता है या सेवन करता हुआ पाया जाता है, तो उसे सार्वजनिक रूप से बहुत ही अपमान सहन करना पड़ता है, जो कि उसके लिए ठीक नहीं होता है।
तो इस प्रकार से आप लोग डोपिंग की हानियों में भी बता सकते हैं। ये अगर आप थोड़ा सोच के लिखेंगे तो आप बहुत अच्छे से इस आंसर को लिख पाएँगे। बाकी इन सभी पॉइंट्स को आप ज़रूर इंक्लूड करें अपने आंसर में। इसी के साथ चैप्टर नंबर 10 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 10 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस।